everyone, this is your Preeti ma'am, and today we are going to discuss the exercise questions of chapter 16 from class 6, garbage in, garbage out. So if you have missed the explanation of this chapter, the link for part 1 is given in the description box below. Also, if you are new to my channel, do consider subscribing it right now and press the bell icon for latest updates. Also, you can follow me on my Instagram and on my Facebook page, where I upload the answers for quick assignment and hot questions given in your textbook. So now, without further ado, let's start with today's class. सेक्शन ए, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. इन दैट सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि द गार्बेज कलेक्शन बीन्स ऑफ ब्लू एंड ग्रीन कलर्स आर प्लेस्ड इन पब्लिक प्लेसेस. तो जो गार्बेज कलेक्ट करने के लिए ब्लू और ग्रीन कलर के जो बिन्स होते हैं, डस्टबिन्स होते हैं, उनको पब्लिक प्लेस पे रखा जाता है. नाउ द क्वेश्चन हियर इज, व्हाट टाइप ऑफ गार्बेज शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ इन ब्लू बिन एंड ग्रीन बिन. तो किस तरीके के गार्बेज को, वेस्ट मटेरियल्स को हम डिस्पोज करेंगे ब्लू बिन और ग्रीन बिन में. तो ब्लू बिन में हम करेंगे रिसाइक्लेबल एंड ग्रीन बिन में हम करेंगे बायोडिग्रेडेबल. ठीक है, जो कि बायोडिग्रेड हो जाते हैं, मीन्स डिकम्पोज हो जाते हैं. और जो मटेरियल्स डिकम्पोज नहीं होते, उनको रिसाइकल किया जाता है, उनको हम कलेक्ट करेंगे ब्लू बिन में. ठीक है, और बायोडिग्रेडेबल को ग्रीन बिन में. क्लियर है बात. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच सिटी गार्बेज इज यूजुअली डम्प्ड इन लो लाइंग एरियाज आउटसाइड द सिटी. व्हाट सच लो लाइंग प्लेसेस आर कॉल्ड. तो जो शहर के जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, जो गार्बेज होते हैं, जो कूड़ा होता है, उसको डंप किया जाता है एक लो लाइंग एरिया में. उन लो लाइंग एरियाज को क्या कहा जाता है? सो दोज एरियाज आर कॉल्ड लैंड फिल्स. सो आंसर विल बी लैंड फिल्स. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द सब्सटेंसेस which cannot be broken down to non-toxic harmless substances by bacterial actions called. तो उन सब्सटेंस को क्या कहा जाता है जिनको बैक्टीरिया के एक्शन की हेल्प से भी छोटे नॉन टॉक्सिक या फिर हार्मलेस सब्सटेंसेस में डिवाइड नहीं किया जा सकता. सो दोज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल. उन सब्सटेंसेस को क्या कहा जाता है? उन सब्सटेंसेस को कहा जाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द ऑफिस वेस्ट कंटेन. ऑफिस में जो वेस्ट होते हैं, ज़्यादातर उन वेस्ट में क्या रहता है? सो दोज वेस्ट मोस्टली कंटेन्स पेपर. ओके. क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल. इनमें से कौन से चीज़ या फिर कौन सा चीज़ बायोडिग्रेडेबल है, मीन्स बैक्टीरिया की मदद से उनको नॉन टॉक्सिक और हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जा सकता है. सो एमंग ऑल दिस सॉडस्ट जो है वो है बायोडिग्रेडेबल. बाकी सब है नॉन बायोडिग्रेडेबल, इसीलिए उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे. द ओनली थिंग वी आर गोइंग टू राइट इन द आंसर विल बी सॉडस्ट. क्लियर. नेक्स्ट इज सेक्शन बी, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन है, व्हाट माइट हैपन इफ गार्बेज इज नॉट रिमूव फ्रॉम आवर होम्स एंड सराउंडिंग्स. तो अगर हम गार्बेज को अपने आसपास से, अपने घर से साफ नहीं करेंगे, रिमूव नहीं करेंगे, तो क्या होगा? सो ऑब्वियसली उससे क्या होगा, जो गंदगी है वो रह जाएगी, हमारे आसपास बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाएगी. ठीक है, और इन गंदगी की वजह से एक फॉल स्मेल निकलेगा, और उसकी वजह से, इस डर्टीनेस की वजह से बहुत सी बीमारियां भी हो सकती हैं. ठीक है. सो नाउ लेट्स सी द आंसर. If garbage is not removed from our homes and from the surroundings, it will be dirty everywhere. सभी जगह बहुत ज़्यादा गंदगी फैलेगी. Now certain components of the garbage will not rot and give off foul smell. और कुछ components garbage के वो नहीं सड़ेंगे, मीन्स वो डिकम्पोज नहीं करेंगे, एंड वो क्या करेंगे, वो जैसे कि वो कंपोनेंट्स जो है वो रॉट हो जाते हैं, डिकम्पोज नहीं होते, तो वो सड़ने के बाद एक बुरी सी स्मेल हमें देगी. नाउ फ्लाइज एंड मस्कीटोज विल स्टार्ट ब्रीडिंग. इसके ऊपर जो फ्लाइज है, मस्कीटोज है, वो ग्रो करना शुरू करेंगी. देन रैट्स, डॉग्स, ये सब भी आराम से इधर उधर
घूमना शुरू करेंगे, नाउ सर्टेन डिजीजेज माइट स्प्रेड, और इसकी वजह से बीमारियां भी फैल सकती हैं। सो बेसिकली अगर हम अपने आसपास साफ सुथरा नहीं कर रखेंगे तो गंदगी की वजह से बहुत से फ्लाइज एंड मस्किटोज़ ग्रो करेंगे, जिनकी वजह से हमारी हेल्थ को बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ेगा। बहुत सी डिजीजेस फैल सकती है उस गंदगी की वजह से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, वाई हैज़ रिसाइकलिंग ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज बिकम एसेंशियल। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल मीन्स जो बैक्टीरियल एक्शंस के बाद भी नॉन टॉक्सिक और हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं होते, उनको रिसाइकिल करना क्यों ज़रूरी है। Now this is because non-biodegradable substances do not decompose or rot for a long time and make the environment contaminated. तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होते हैं वो बहुत दिनों तक सड़ते नहीं हैं, ठीक है। अब अगर वो नहीं सड़ रहे हैं तो फिर वो एनवायरनमेंट के साथ मिक्सअप नहीं हो पाते एक बहुत ही लंबे समय के लिए, और वो एनवायरनमेंट को ऐसे ही प्रदूषित करते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज़ बिकॉज रिसाइकलिंग सेव्स एनर्जी एंड रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। सो रिसाइकलिंग की वजह से क्या होता है, बहुत सा एनर्जी भी बचता है, साथ ही में जो हमारे रिसोर्सेज है, रेन्यूएबल नॉन रेन्यूएबल जो हमारे रिसोर्सेज हैं, उनका भी बचाव हम कर सकते हैं। सो बिकॉज ऑफ दीज थ्रू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, रिसाइकलिंग ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज आर वेरी मच एसेंशियल। Next question number 3, how is the garbage segregated by using blue and green bins। तो blue and green bins की मदद से कैसे हम गार्बेज को अलग अलग कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, सेग्रीगेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं बिफोर इट्स डिस्पोजिंग इनटू द लैंडफिल्स। तो क्या होता है, थोड़ी देर पहले ही हमने इसको वेरी शॉर्ट आंसर्स में पढ़ा था कि जो 2 बिन्स हैं हमारे पास, ब्लू एंड ग्रीन, तो गार्बेज जो है उसको सेग्रीगेट किया जाता है इन 2 बिन्स में, ठीक है। अब जो रिसाइकलेबल मटेरियल्स होते हैं जैसे कि मेटल वेस्ट हो गए, उनको हम ब्लू बिन में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। नाउ जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है जैसे कि किचन एनिमल या प्लांट वेस्ट हो गए, जो कि डिकम्पोज हो सकते हैं, जो कि सड़ सकते हैं, जो कि बैक्टीरियल एक्शंस की मदद से डिग्रेड किए जा सकते हैं, उनको हम कलेक्ट करेंगे ग्रीन बिन्स में। तो इस तरीके से 2 टाइप के मटेरियल को हम सेग्रीगेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन वी रीयूज़ एंड रिसाइकल पेपर। पेपर को रीयूज़ और रिसाइकल कैसे कर सकते हैं। पहला तो है वी कैन मेक ब्यूटीफुल फाइल्स एंड फ्रॉम ओल्ड चार्ट पेपर्स। ओल्ड चार्ट पेपर्स का इस्तेमाल करके हम बहुत अच्छे अच्छे फाइल्स बना सकते हैं। ओल्ड इन्विटेशन ग्रीटिंग कार्ड्स को यूज़ करके हम टेलीफोन डायरी बना सकते हैं। ओल्ड न्यूज़पेपर को हम रिसाइकलिंग यूनिट्स में भेज सकते हैं। ओल्ड नोटबुक्स को कैन बी गिवन टू अदर चिल्ड्रन who need them, and finally we can make beautiful and handmade sheets from the used papers by recycling them। और हम बहुत अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल हैंडमेड शीट्स तैयार कर सकते हैं यूज्ड पेपर की मदद से जब हम उसको रिसाइकल करते हैं तो। सो इन तरीक़ों से हम पेपर को दोबारा से रीयूज़ या फिर रिसाइकल कर सकते हैं, दोबारा से उसको यूज़ कर सकते हैं इन अ मोर वैल्यूएबल वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट 5 सब्सटेंसेस विच कैन बी रिसाइकल्ड। हमें 5 ऐसे सब्सटेंस के नाम बताने हैं जिनको रिसाइकल किया जा सके। तो मैंने यहाँ पे 6 ऐसे सब्सटेंस का नाम मेंशन किया है, आप किन्हीं 5 को यहाँ से सेलेक्ट करके लिख सकते हैं। व्हाट आर दो सब्सटेंसेस, एल्यूमिनियम आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर वेस्ट, देन ग्लास आर्टिकल्स जैसे कि बल्ब या बॉटल्स हो गए, देन टिन आर्टिकल्स जैसे कि ऑयल टिन्स, देन प्लास्टिक्स, देन पीवीसी, ठीक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीवीसी। तो इनको हम दोबारा से रिसाइकल कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर 6 substances, you can just pick 5 out of these 6 to write it in your answers। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन सी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, नेम द वेरियस कॉम्पोनेंट्स ऑफ गार्बेज, नेम अ फ्यू यूजफुल एंड नॉन यूजफुल मटेरियल्स कॉमनली सीन इन गार्बेज। तो वेरियस यूजफुल जो वेरियस कॉम्पोनेंट्स है, पहले तो हम उसकी बात करते हैं। तो गार्बेज कंप्राइजेज अ वाइड वेराइटी ऑफ वेस्ट मटेरियल। इसके अंदर यूजफुल एंड नॉन यूजफुल दोनों कॉम्पोनेंट्स ही प्रेजेंट हैं।
अब बात करते हैं यूज़फुल कंपोनेंट्स की। यूज़फुल कंपोनेंट्स में क्या इंक्लूड होता है? प्लास्टिक्स, ब्रोकन ग्लास, वाटर पेपर्स या फिर क्लोथ्स, देन आर्टिकल्स मेड ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम। मीन्स इन चीज़ों को हम दोबारा से रिसाइकल करके यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको यूज़फुल मटेरियल्स कहेंगे। एंड नॉन यूज़फुल कौन से? जिसको हम डिकम्पोज कर देते हैं, जो कि बायोडिग्रेडेबल होते हैं। दैट विल इंक्लूड किचन एंड प्लांट वेस्ट, देन एनिमल डंग एक्सेट्रा। ठीक है, सो दीज आर फ्यू यूजफुल एंड नॉन यूजफुल मटेरियल्स दैट वी कॉमनली सी इन गार्बेज। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इज इट पॉसिबल टू रिड्यूस द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डिस्पोजल ऑफ गार्बेज? इफ यस, हाउ? क्या ये पॉसिबल है कि जो प्रॉब्लम्स हमारे डिस्पोजल को लेके हैं, गार्बेज डिस्पोजल को लेके हैं, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं? अगर ऐसा है तो कैसे कर सकते हैं उन प्रॉब्लम्स को रिड्यूस? Let's see the answer. Now, it is possible to reduce the problems related to disposal of garbage. We should collect different components of garbage separately at the point of its generation. तो हम इस चीज़ को, प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने के लिए क्या कर सकते हैं? हम पहले से ही गार्बेज को अलग अलग तरीक़ों से या डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिफरेंट तरीके से, अलग अलग तरीके से कलेक्ट करें जब भी हमारा जो गार्बेज है वो जनरेट होता है। जैसे कि मटेरियल्स जिसको रिसाइकल कर सकते हैं उसको हम ब्लू बिन में कलेक्ट करेंगे, और वो वाले वेस्ट को हम डायरेक्टली प्रोसेसिंग के लिए भेज देंगे, रिसाइकलिंग के लिए भेज देंगे। अब जो मटेरियल रिसाइकल नहीं किए जा सकते, जो कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होंगे, जैसे कि हमारा किचन प्लांट या एनिमल वेस्ट हो गया, उनको हम कलेक्ट करेंगे ग्रीन बिन्स में, एंड इसको डायरेक्टली हम कंपोजिटिंग साइट में भेज देंगे। इस तरीके से जो गार्बेज डिस्पोजल की प्रॉब्लम्स होगी उसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, अगर हम उनके कंपोनेंट्स को पहले से ही सेपरेट आउट करें जब गार्बेज वो जनरेट हो रहा है। क्लियर? Next, question number 3. Which kind of garbage can be converted into compost? Describe vermicomposting. तो पहले हमें बताना है कि कौन से टाइप के जो वेस्ट होंगे उसको हम कंपोस्ट में रख सकते हैं, एंड देन वी हैव टू टेल द डेफिनेशन ऑफ वर्मी कंपोजिटिंग। सो गार्बेज जो कि हमारे किचन के हैं, या फिर वेस्ट पेपर है, ड्राई लीव्स है, जिसको कंप्लीट डिग्रेडेशन किया जा सकता है कुछ दिनों में, ठीक है, दैट इज अंडरगोज कंप्लीट डिग्रेडेशन इन फ्यू डेज टाइम। तो दीज काइंड ऑफ वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट। अब ये हो गई बात कंपोस्ट किन किन मटेरियल्स को करें। अब बात करते हैं कि कौन से वर्मी कंपोजिटिंग क्या होती है। नाउ वर्मी कंपोजिटिंग इज worm manure. It is a worm manure. Now the method of preparing compost with the help of red worms. red worms और कुछ नहीं, earthworms को ही red worms बोला जाता है। तो उस प्रोसेस से, उस मेथड से जिसमें हम red worms की मदद से कंपोस्ट तैयार करते हैं, उसको हम कहते हैं वर्मी कंपोजिटिंग। अंडरस्टूड? Next, question number 4. Describe briefly the method of recycling of waste paper. पेपर को रिसाइकलिंग करने के लिए जो मेथड्स है उसको हमें बताना है। सो पहला है कि द पेपर वेस्ट इज टॉर्न इनटू स्मॉल पीसेज एंड सोक्ड इनटू वाटर टेकन इन अ प्लास्टिक बकेट फॉर अ डे और 2। कैसे हम पेपर को रिसाइकल करेंगे? पहले तो हम पेपर को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेंगे, उसके बाद उसको एक बकेट में पानी भर के 1-2 दिन के लिए उस पानी में सोख करके रखेंगे, मीन्स उसको डुबो के रखेंगे। ठीक है, नाउ आफ्टर द एक्सेस वाटर इज स्क्वीज्ड आउट एंड द सोक्ड पेपर इज क्रश्ड टू गेट अ होमोजीनियस पेस्ट कंसिस्ट ऑफ फाइबर आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो अब जब एक्सेस वाटर को हमें क्या करना है, उसको एकदम निचोड़ के एक्सेस वाटर को हमें स्क्वीज आउट कर देना है, और जो अब सोक्ड पेपर थे हमारे उसको हमने क्रश कर लिया, एक पेस्ट बना लिया उसका। ठीक है, जिसके अंदर जो फाइबर्स होंगे वो एक दूसरे से अलग होंगे। ठीक है, मीन्स सेपरेट आउट हो जाएंगे। नाउ अ लार्ज ट्रफ इज फिल्ड टू इट्स हाफ विथ वाटर एंड 2 tablespoons ऑफ वाइट ग्लू इज एडेड टू इट। अब एक हमें ट्रफ लेना है, उसको हमें हाफ वाटर से फिल करना है, उसके अंदर 2 चम्मच हमें 2 tablespoon हमें ग्लू डालना है। ठीक है, नाउ द पेपर वेस्ट इज पुट इन द वाटर एंड स्टियर टू सेपरेट द फाइबर्स।
अब हमें क्या करना है, उस पेपर को, जो वेस्ट पेपर हमने स्क्वीज्ड करके उसके अंदर से जो वाटर था उसको स्क्वीज आउट कर लिया है, और उसको जो हमने क्रश कर रखा था उसको अब हम इस पेस्ट में, उसको अब इस वाटर विद दैट ऑफ ग्लू में हम डालेंगे और अच्छी तरह से उसको स्टेयर करेंगे, मीन्स अच्छी तरह से उसको हिलाएंगे। सो एनी रिजल्टिंग क्लम्स आर रिमूव। तो इतने अच्छी तरह से उसको स्टेयर करेंगे, हिलाएंगे कि कोई भी क्लम्स उसके अंदर ना रहे, मतलब कोई भी गार्ड की तरह उसके अंदर ना फॉर्म हो। ठीक है। नाउ अ नेटेड फ्रेम इज इमर्स्ड इन वाटर टू ड्रेन द एक्सेस वाटर फ्रॉम द मेस्ड पेपर। अब एक नेट जाली टाइप के एक फ्रेम को हम वाटर में डालेंगे एंड उसके पेपर्स को उसके ऊपर रखेंगे, सो दैट जो मेस्ड पेपर्स है हमारे उसके अंदर से एक्सेस वाटर जो है वो रिमूव किया जा सके, ड्रेन आउट किया जा सके। नाउ द शीट्स कैन बी प्रेस जेंटली टू रिमूव द वाटर। अब उन शीट्स को हम जेंटली प्रेस करेंगे सो दैट उस जो नेटेड हमारा फ्रेम है उसमें से जो एक्सेस वाटर होगा वो वहाँ से निकल जाएगा। Now the sheet is properly dried to get the recycled paper. After that we have to allow that sheet to get dried. उसको ड्राई करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा जो रिसाइकल्ड पेपर है वो पूरी तरह से तैयार है। सो दिस आर दी वेज और दीज आर दी स्टेप्स यू कैन से विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन रिसाइकल द पेपर। तो मतलब पहले मैं इसको दोबारा से एक बार ब्रीफ में बता देती हूँ कि क्या हमने किया। सबसे पहले हमने पेपर्स को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया, उसको पानी में भिगोया, देन उसको निकाल के जो एक्सेस वाटर है उसको स्क्वीज्ड ऑफ करके पेपर्स को पूरा क्रश्ड कर दिया। ठीक है। अब हमने उस क्रश्ड पेपर को एक यू कैन से अ बाउल ऑफ वाटर विथ 2 टेबलस्पून ऑफ ग्लू, ऐसे एक मिक्सचर में उस क्रश्ड जो हमारे पास पेपर्स थे उसको उसके अंदर डाला और अच्छी तरह से हमने उसको स्टेयर किया सो दैट उसमें कोई गांठ तैयार ना हो, पूरा अच्छे से एक होमोजेनियस हमारे पास पेस्ट आ जाए। ठीक है। अब हमने उसको क्या किया, जो एक्सेस वाटर था उसको निकालने के लिए हमने एक नेट का फ्रेम लिया जिसके ऊपर हमने उस पेपर को रखा एंड उसको स्लाइटली प्रेस करके उसका जो वाटर होगा उसको हमने ड्रेन ऑफ कर दिया, क्योंकि हमें उस चीज़ को अभी सुखाना है, वी हैव टू ड्राई इट आउट। तो इसीलिए वी आर यूजिंग दैट नेटेड फ्रेम सो दैट जो भी एक्सेस वाटर होगा सूखने के लिए, जितना भी वाटर वहाँ से हटा देने की ज़रूरत है हमें, वो नेट है इसीलिए वहाँ से आराम से रिमूव किया जा सकता है। सो कीपिंग that paste, or you can say that paper on that netted frame, we are able to dry off the paper. now जो हमारा ड्राइड पेपर है वही हमारा रिसाइकल पेपर के रूप में हमें मिलेगा। क्लियर है बात? सो दिस इज हाउ रिसाइकलिंग ऑफ पेपर इज डन। Now moving on to question number 5, suggest a few ways to minimize the harmful effects of plastics. प्लास्टिक के जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं उसको मिनिमाइज़ करने के लिए कुछ वेज़ हमें बताने हैं। तो पहला तो ये है कि सबसे कम से कम, मतलब जितना कम हो सके उतना कम हमें प्लास्टिक बैग्स को यूज़ करना चाहिए, और अगर पॉसिबल है तो रीयूज़ द प्लास्टिक बैग्स। नेक्स्ट क्या है, शॉपकीपर को कहें कि वो प्लास्टिक्स की जगह पेपर बैग्स यूज़ करे। देन कैरी अ क्लॉथ और जूट बैग वाइल गोइंग आउट टू मार्केट फॉर शॉपिंग। खुद से ही एक जूट या क्लॉथ का बैग कैरी करें जब आप मार्केट में शॉपिंग के लिए जाते हैं। नेक्स्ट है डू नॉट स्टोर ईटेबल्स इन प्लास्टिक बैग्स। प्लास्टिक बैग्स में ईटेबल्स को कभी स्टोर ना करें। एंड डू नॉट थ्रो द यूज प्लास्टिक बैग्स हेयर एंड देयर। एम्प्टी प्लास्टिक बैग्स कैन चोक द ड्रेनेज सिस्टम। तो प्लास्टिक बैग्स जो कि यूज़ हो जाते हैं एज अ वेस्ट, जब हम उसको कंसिडर करते हैं तो उनको यहाँ वहाँ ना फेंके, क्योंकि जो खाली प्लास्टिक बैग्स हैं वो कभी भी जाके ड्रेन में जा सकती हैं एंड उसकी वजह से ड्रेन ब्लॉक हो सकता है, तो ऐसा ना करें। तो इन सब वेज से हम उसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स है, जो डिसएडवांटेजेस है, वेयर वी हैव रेड इन द चैप्टर, वाइल वी आर रीडिंग इन द चैप्टर वी हैव रेड द टॉपिक प्लास्टिक अ बून और कर्स। तो उसका जो कर्स वाला पार्ट है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं बाई फॉलोइंग दीज फ्यू वेज। अंडरस्टूड? नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे सेक्शन डी की तरफ, विच इज़ ऑल अबाउट टेक द ऑड वन आउट गिविंग रीजंस। पहला क्या है, प्लास्टिक, ग्लास, पेपर एंड पेंट्स। तो पेंट विल बी ऑड वन आउट बिकॉज अदर्स कैन बी रिसाइकल, अदर्स को हम रिसाइकल कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज अवर किचन वेस्ट, एनिमल डंक, आयरन स्क्रैप एंड पेपर वेस्ट। सो ऑल
ऑब्वियसली जो बाकी सब से हमारा जो आयरन स्क्रैप होगा वो ऑड वन आउट होगा, क्योंकि बाकी सब जो है वो बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। सिर्फ आयरन स्क्रैप जो है उसको हम रिसाइकल करके दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, मेटल का एक ऑब्जेक्ट है इसीलिए। सो बाकी सब से ये इस तरीके से डिफरेंट होगा कि बाकी सब जो है वो बायोडिग्रेडेबल है, बट आयरन स्क्रैप इज़ नॉट बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड में क्या है, सिंथेटिक क्लॉथ, देन वेस्ट क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ, वेस्ट पॉलीथीन बैग एंड डीडीटी। तो ऑब्वियसली जो वेस्ट कॉटन क्लॉथ होगा वो यहाँ पे ऑड वन आउट है, बिकॉज बाकी सब जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है एंड वेस्ट कॉटन क्लॉथ जो है वो बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। नेक्स्ट ओल्ड न्यूज़पेपर्स, पेपर बैग्स, ओल्ड बुक्स एंड प्लास्टिक टॉय। तो ऑब्वियसली प्लास्टिक टॉय ऑड वन आउट, क्योंकि बाकी सब हमें पढ़ के पता चलता है कि ये सब जो है वो बायोडिग्रेडेबल है, लेकिन प्लास्टिक बैग्स जो होंगे उसको हम डिग्रेड नहीं कर सकते, उसको हमें रिसाइकल करना पड़ेगा। सो प्लास्टिक बैग गिव द ऑड वन आउट बिकॉज दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। नेक्स्ट जो है किचन वेस्ट, फ्रूट पील्स, ब्लू बिन, डिकेइंग फ्रूट्स। अब ब्लू बिन क्या होता है, वो इसमें से ऑड वन आउट होगा, क्योंकि ब्लू बिन को हम यूज़ करते हैं उन मटेरियल्स को स्टोर करने के लिए, उन कॉम्पोनेंट्स ऑफ गार्बेज को स्टोर करने के लिए जो कि रिसाइक्लेबल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जितने भी नाम दिए गए हैं दोज आर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जिनको हम एक्चुअली ग्रीन बिन में कलेक्ट करते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ वाई ब्लू बिन इज ऑड वन आउट, बिकॉज अदर्स आर बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज that can be converted into compost and these are collected in green bins. Clear? So this is how we have done this odd one out, that is section D. Now let's move on to our last section of the exercise, that is section E. सेक्शन ई में एज यूजुअल कुछ टर्म्स दिए गए हैं जिसको हमें डिफाइन करना है। पहला टर्म क्या है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। तो हमें पता है कि बायोडिग्रेडेबल वो सब्सटेंसेस होंगे जिनको हम नॉन टॉक्सिक एंड हार्मलेस सब्सटेंस में डिवाइड या फिर ब्रोकन डाउन हो सकते हैं, उनको हम ब्रेक कर सकते हैं वैसे सब्सटेंस में बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरियाज, तो उनको हम कहेंगे बायोडिग्रेडेबल, और ठीक उसके उल्टे को हम कहेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। सो लेट्स सी द डेफिनेशन वंस अगेन। The materials which cannot be broken down to non-toxic harmless substances by bacterial action even after long time are called non-biodegradable materials। जिनको नहीं ब्रेक किया जा सकता उनको non-biodegradable waste कहा जाता है, ठीक है। सो द डिस्पोजल ऑफ सच वेस्ट मटेरियल्स क्रिएट अ प्रॉब्लम्स, क्योंकि वो डिग्रेड नहीं होते इसलिए उसको बहुत ही सावधानी से हमें डिस्पोज करना चाहिए, उसको बायोडिग्रेडेबल के साथ मिक्सअप नहीं कर देना है, ठीक है। सो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, प्लास्टिक्स, डीडीटी, ग्लास, देन सर्टेन काइंड ऑफ डिटर्जेंट, पेंट्स, ये सब हो गए हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। नेक्स्ट जो इसी क्वेश्चन में था, दैट इज बायोडिग्रेडेबल materials which can be decomposed to non-toxic and harmless substances by the bacterial action within a short period of time is called biodegradable materials। तो ऐसे substances जिसको हम non-toxic और harmless substance में convert कर सकते हैं by bacterial actions और एक within एक range of time के अंदर, उसको हम कहेंगे biodegradable materials। Examples, cow dung, एग्रीकल्चरल वेस्ट, देन इंक्लूडिंग किचन वेस्ट या फिर पेपर्स, कॉटन क्लॉथ्स, ये सब हो गए हमारे बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज टर्म 2 इज लैंडफिल्स। तो लैंडफिल्स क्या होती है, लैंडफिल्स आर लो लाइंग ओपन एरियाज इन विच गार्बेज इज थ्रोन। तो बेसिकली लैंडफिल्स जो है वो एक नीची एरिया है, मीन्स एक लो लाइंग एरिया है, थोड़ा ज़मीन से थोड़ा सा नीचे टाइप का जो एरिया होगा उसको हम लैंडफिल्स कहेंगे। बाकी एरियाज के कंपैरेटिवली वो थोड़ी नीची जगह होगी, ठीक है ना। दोज एरियाज आर यूज्ड टू कलेक्ट द गार्बेज, ठीक है। Now these areas are located in some remote areas that is far away from the populated areas। और ऐसे areas जहाँ पे हम गार्बेज कलेक्ट कर रहे हैं, मीन्स जो लो लाइंग एरियाज होते हैं
वो पॉपुलेटेड मीन्स रेसिडेंशियल प्लेसेस जहाँ पे लोग रहते हैं उन एरियाज से काफ़ी दूर होता है, ताकि उसका जो हार्मफुल इफेक्ट है या फॉल स्मेल है या डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरियाज हैं वो पॉपुलेशन को इफेक्ट ना करें। तो वैसी जगहों को हम कहते हैं लैंड फिल्स। क्लियर? Next, third and last term given is vermicompost. So what is vermicompost? Vermicompost is a manure prepared by worms. ये एक ऐसी तरीके का खाद है जो कि worms के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। So what is the definition of vermicomposting? The method of preparing compost from kitchen waste with the help of red worms is called vermicomposting. मीन्स एक ऐसा मेथड जिसमें किचन वेस्ट की मदद से कंपोस्ट तैयार किया जाता है एंड विद द हेल्प ऑफ रेड वर्म्स, जिसको हम कहते हैं अर्थ वर्म्स, उनकी मदद से एक कंपोस्ट तैयार किया जाता है, उसको हम कहेंगे वर्मी कंपोजिटिंग। उस मेथड को हम कहेंगे वर्मी कंपोजिटिंग। अंडरस्टूड? सो दीज आर द डेफिनेशन और द डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म्स गिवन इन द क्वेश्चन। Okay students, so that's all for today's video. Also, this video not only marks the end of this chapter but also the end of class 6, all the chapters, that is class 6 Prachi Publications textbook. So do let me know in the comment section below if these videos helped you, and if it is so, do share it with others who need these informations. And next in my channel I'll be coming up with different set of books, so stay tuned, keep loving and keep supporting. Thank you.